गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशंस कैसे राइट करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि जो इस वर्ल्ड में कितने डायमेंशन हैं, 7 डायमेंशंस हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? तो हमारे इस वर्ल्ड में 7 डायमेंशन है। ठीक है, 7 डायमेंशंस हैं। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने कि 7 डायमेंशंस होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट बताया था मैंने, डायमेंशंस ऑफ लेंथ। जो लेंथ का जो डायमेंशंस होता है वो क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपको क्या है कि जो भी डायमेंशंस हैं विच आर डिनोटेड विद स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, उनको डिनोट करेंगे। तो पहला है डायमेंशंस ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ, जो लेंथ का डायमेंशन है वो क्या होता है? एल होता है। किस में लिखते हैं? एल में लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में उसको बंद कर देंगे। ठीक है, अगला है डायमेंशंस ऑफ मास। तो जो डायमेंशन ऑफ मास है उसको किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। थर्ड है डायमेंशन ऑफ टाइम, वो है टी है। टी से हम किसको डिनोट करते हैं? डायमेंशन ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। डायमेंशन ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ को एल से, मास को एम से और टाइम को टी से, और स्क्वायर ब्रैकेट में उसको बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है डायमेंशन ऑफ, फोर्थ है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो डायमेंशन है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या होता है? ए होता है। ठीक है, उसके बाद है डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कुछ बुक हैं के से भी डिनोट करती हैं और थीटा से भी डिनोट करते हैं हम। ठीक है, थीटा होता है ना, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे तो थीटा से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं और के से भी हम इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। तो के से भी हम डिनोट करते हैं और थीटा से भी हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सिक्स्थ है डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है CD, इसका यूनिट क्या होता है? कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला, जिसको डिनोट करते हैं CD से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं CD, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, और लास्ट है डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में होता है? ये मोल में होता है। ठीक है, सब्सटेंस का जो यूनिट होता है क्या होता है? मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। और कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में एम मोल लिख दो। ठीक है, तो ये जो 7 डायमेंशंस हैं उनको ऐसे हम लोग राइट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ हो गया उसका L हो गया। ठीक है, यहाँ पे गिवन है लेंथ का क्या हो जाए, जैसे L हो गया। ठीक है, L को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। डायमेंशन ऑफ मास को M हो गया। T का डायमेंशन अगर हम देखेंगे टाइम का डायमेंशन तो T हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का A होता है। टेम्परेचर का K से भी डिनोट करते हैं और थीटा से भी डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD हो गया, और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसको हम मोल लिखते हैं। ठीक है, तो ये 7 डायमेंशंस हैं जिसको हम लोग राइट करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आपको यही सब पता होना चाहिए कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे राइट करेंगे इन फॉर्म ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, अब देखिए डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन देखिए। अगला है डायमेंशंस ऑफ
ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम, जो इसका डेफिनेशन वो देखो, डायमेंशंस आर दी पावर्स, डायमेंशंस आर दी पावर्स और exponents to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of quantity of a quantity। डिराइव्ड यूनिट का मतलब समझ गए होगे कि जैसे एरिया है तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट से ही हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन डायमेंशंस का, डायमेंशंस आर दी पावर्स, मतलब पावर्स और एक्सपोनेंट, ठीक है, टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी। तो डायमेंशंस किसको बोलते हैं, पावर्स को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उनसे फॉर एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ डेंसिटी लेता हूँ, डेंसिटी पता है क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको पता है मास वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम को जनरली हम कैसे करते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। जब 3 लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाता है तभी आपके पास वॉल्यूम आता है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मास जो है वो किस में, अब इसका डायमेंशंस लिखते हैं हम, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी लिखिए। मास को हम कैसे डिनोट करने के लिए बताया था मैंने, m बताया था, ठीक है। मास को हम m से डिनोट करते हैं। लेंथ जो है वो किससे होता है, l से होता है, l, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ, तो मतलब एक लेंथ के लिए l लिखेंगे तो 3 लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, l इंटू l। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा m, नीचे क्या हो जाएगा, l इंटू l क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं m l माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर है ना l क्यूब, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मैथ्स में जैसे हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम तो नहीं है, तो टाइम को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे m l माइनस 3, और टाइम नहीं है तो उसको हम डाल देंगे t रेज टू पावर 0 डाल देंगे, ठीक है। इसमें क्या डाल देंगे, t रेज टू पावर 0 डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल जो डायमेंशंस हम ज़्यादातर राइट करते हैं ना, वो m l और t की फॉर्म में राइट करते हैं, कि मास, लेंथ और टाइम में। जिसमें मास नहीं है तो m रेज टू पावर 0 डाल दो, लेंथ नहीं है तो l रेज टू पावर 0 डाल दो, और टाइम नहीं है तो t रेज टू पावर क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो अभी आया है, ये जो आपके पास ये है डायमेंशन ऑफ, क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। अब यहाँ से आपसे पूछे कोई कि भाई डायमेंशन ऑफ डेंसिटी में मास का डायमेंशन कितना है, तो मैं बोलूँगा कि जो डायमेंशन ऑफ मास है, अब मास की पावर देखिए कितनी पावर है, 1 पावर है मास की, यहाँ पे कितनी पावर है, 1 पावर है। तो यहाँ पे डायमेंशन, hence the dimension of density are 1, किसमें है, 1 in mass, क्योंकि मास की जो पावर है, अभी मैंने बताया था डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डायमेंशन आर दी पावर्स और एक्सपोनेंट। किसका पावर है ये, मास का, लेंथ का, टाइम का, जो भी मतलब आप राइट कर रहे हो डायमेंशन, द विच फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड, जो फंडामेंटल यूनिट्स है जो रेज्ड मतलब पावर जो बनाई गई है, ठीक है, टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो हैंस द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इसमें कितना है, 1 है मास का, ठीक है। लेंथ का कितना डायमेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं -3 पावर है, तो लेंथ का हो जाएगा -3 इन हो जाएगा, किसमें, लेंथ में हो जाएगा, एंड 0 किस में हो जाएगा,
टाइम में हो जाएगा, क्योंकि टाइम का इसमें कोई डायमेंशन नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे टाइम का कोई डायमेंशन नहीं है, पावर जो है वो कितनी है, 0 है यहाँ पे। तो आप बोल सकते हैं कि हेंस द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास हो गया, -3 इन लेंथ हो गया, और 0 किस में हो गया, टाइम में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेंसिटी है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी लिखो, तो हम डायमेंशन ऑफ डेंसिटी लिख देंगे। फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले से ही, या यूनिट पता होनी चाहिए, उसी से हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ डेंसिटी में देखेंगे तो 1 जो है किसका डायमेंशन है, मास का, -3 किसका डायमेंशन है, लेंथ का, और 0 किसका डायमेंशन है, टाइम का, क्योंकि टाइम तो उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे नेक्स्ट एक और इसके बारे, अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अभी अभी मैंने आपको बता दिया डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशन देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला की जो डेफिनेशन है, द एक्सप्रेशन which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimension of a physical quantity is called the dimensional formula of the given quantity। ये डेफिनेशन है किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कहता है, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच, हाउ मतलब कैसे, एंड विच मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जो भी हम डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अभी पीछे हमने राइट किया था डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मास, लेंथ और टाइम का जो भी डायमेंशन लिख के बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, तो इसका जो एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम का हमें क्या लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो आपको पता है वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। अब लेंथ को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम कोई भी वॉल्यूम होगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो आपको पता है मास तो है ही नहीं इसके अंदर, ओनली क्या है, लेंथ है। और लेंथ को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, लेंथ इंटू लेंथ, तभी आपके पास क्या आता है, वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मास तो है ही नहीं तो m0 लिख दिया, लेंथ क्या है यहाँ पे 3 बार है क्योंकि मीटर क्यूब है तो l क्यूब होगा, l एक l इसका, एक l इस लेंथ का, एक l इस लेंथ का, तो l क्यूब हो जाएगा। और टाइम है ही नहीं तो इसका मतलब t⁻0। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो मास का डायमेंशन कितना है इसमें, 0, लेंथ का डायमेंशन कितना है 3, टाइम का डायमेंशन कितना है 0 है यहाँ पे, ठीक है। और अगला जैसे देखते हैं वेलोसिटी का, देखो वेलोसिटी का डायमेंशन अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है, पहले तो वेलोसिटी की यूनिट बताओ क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड क्या होता है, इसका मतलब मास तो है ही नहीं, मास होता तो केजी वगैरह होता, तो मीटर क्या हो जाएगा, लेंथ का हो जाएगा, और टाइम है और डिवाइड में वो किस क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो मास तो है ही नहीं इसलिए हम इसको लिख देंगे m0 l1 और t⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट सेकंड हो जाएगा। तो मीटर के लिए हम क्या ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे,
टाइम के लिए हम क्या ले लेंगे, सेकंड के लिए टाइम ले लेंगे, मतलब t, तो मास तो है ही नहीं, इसलिए m रेज टू पावर क्या लिखा है 0, तो mLT-1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। और ऐसे करके बहुत सारे आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो किसी भी क्वांटिटीज़ का, कैसे भी, मतलब कोई भी क्वांटिटी है आप बना सकते हैं कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला को कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे हम लोग उसको राइट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स है, ठीक है। फोर्स का हम डायमेंशनल क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, अब इसका एग्जांपल देखते हैं जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स का देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं फोर्स। फोर्स देखो, अब सबसे पहले पहला है फोर्स का बनाते हैं। स्टार्ट फोर्स से नहीं करेंगे, थोड़ा इजी सा लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं किसका, एरिया। देखो एरिया का कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। आपको पता है एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। कोई भी अगर हम किसी भी क्वांटिटी का एरिया निकालना चाहते हैं कोई भी फिगर का, तो कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ लेते हैं। और आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ दोनों के दोनों क्या है, लेंथ ही है ना, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, दोनों क्या है, लेंथ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें मास नहीं है, ध्यान से देखो, मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो उसको मैंने लिखने के लिए क्या बताया था, मास को लिखेंगे m0, क्योंकि मास का डायमेंशन है ही नहीं। लेंथ का कितना है एल स्क्वायर, और टाइम का डायमेंशन कितना है 0। तो जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें ऐसे कंप्लीट करके लिखेंगे। अगर मास नहीं है तो मास को लिखो m रेज टू पावर क्या लिखो 0 लिखो, टाइम नहीं है तो m रेज टू पावर क्या लिखो, t रेज टू पावर क्या लिखो 0 लिखो, ठीक है। और इसका जो एरिया का SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर स्क्वायर आ गया तो आपको पता है लेंथ ही रहेगा और तो कुछ रहेगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों ही लेंथ है, L इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको राइट करेंगे m0 L स्क्वायर t रेज टू पावर 0, ठीक है। ऐसे करके फुल डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है, क्लोज कर देंगे विद ब्रैकेट, ठीक है। अगला देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करने से आता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L इंटू एल इंटू एल, तो ये हो जाएगा आपका L क्यूब। तो यहाँ पे मास भी नहीं है तो इसको लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, m0 लिखेंगे, L क्यूब और t रेज, टाइम और मास नहीं है तो m रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 0। कोई आपसे पूछे वॉल्यूम के अंदर मास का डायमेंशन कितना है, 0। अभी अभी बताया था डायमेंशन क्या होता है, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो पावर्स होती है ना, जैसे मास की, लेंथ की, टाइम की, उन्हीं को हम डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट है, इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसका जो SI यूनिट है वो कितना है, मीटर क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो थर्ड, अगला डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, जैसे डेंसिटी का बनाना है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास का क्या होता है, मास का अभी मैंने बताया था m होता है, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मतलब 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया गया इसलिए L क्यूब हो जाएगा। तो मास का डायमेंशन 1 है, L -3 हो जाएगा जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, और टाइम इसके अंदर नहीं है इसलिए टाइम का डायमेंशन 0 हो गया इसके अंदर, डेंसिटी के अंदर, ठीक है। तो ये इसका क्या बन गया, कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। इसका अगर मैं SI यूनिट देखता हूँ तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मास क्या है, kg में है SI यूनिट, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका मीटर क्यूब, तो kg पर मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल SI यूनिट हो जाएगी किसकी, डेंसिटी की। या फिर हम इसको लिख सकते हैं kg m-3 भी लिख सकते हैं, या ऐसे पर लगा के भी, स्लैश लगा के भी हम इसको राइट कर सकते हैं। यूनिट बनाने के लिए पता ही है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास का kg होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ऐसे करके हम उसका यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज होती है, ठीक है। मतलब इस दोनों स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन एक ही होता है, ये मानो आप, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है।
क्लियर है। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं, टाइम को हम किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। तो मीटर हो गया तो यहाँ पे m, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, लेंथ हो गया, और टाइम कितना हो गया, t हो गया। तो यहाँ से हम, मास तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए हम लिख देंगे m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1 हो जाएगा, और t रेज टू पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। l रेज टू पावर 1 लिखो, लिख सकते हो, नहीं लिखो तब भी चलेगा। तो यहाँ पे m0 l t रेज टू पावर -1, क्योंकि डिवाइड में था, ऊपर जाके -1, ये आपका क्या हो जाएगा, स्पीड या फिर कोई भी वेलोसिटी है उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और इसको हम SI यूनिट अगर मैं देखूं इसका, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी या स्पीड का जो SI यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस हो गया आपका, और एक टाइम हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिफ्थ है अगला डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन का हम लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, जनरली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, अभी टाइम होता है। वेलोसिटी का अभी हमने ऊपर किया है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या था वो, m0 l1 t-1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन था। टाइम का डायमेंशन कितना है, t डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो मास तो है ही नहीं इसके अंदर, लेंथ 1 ही है, ठीक है। और नीचे जो t है उसको हम अगर मैं ऊपर लेके गया न्यूमरेटर में, तो t रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -1। और आपको पता है बेस अगर सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या होती है, माइनस में भी होती है, वैसे भी सोच सकते हो। यहाँ पे जो t है और ये वाला t है, दोनों क्या है, डिवाइड में है, और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, इसलिए क्या हो जाएगी, पावर -2 हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वेलोसिटी का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, और नीचे जो टाइम है एक और टाइम क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। आप देख लो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ये हो जाएगा अपॉन टाइम, टाइम का एस, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका SI यूनिट हो जाएगा एक्सेलरेशन का। चाहे आप फॉर्मूले से भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं, चाहे आप यूनिट से भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो अलग से पता चल जाएगा, मीटर है तो लेंथ हो गया, टाइम है तो टाइम रेज टू पावर क्या, -2 सेकंड स्क्वायर है, तो इसलिए आप ऐसे करके इसका बना सकते हैं, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो आप, ठीक है। अच्छा है काफ़ी, मतलब डायमेंशनल फार्मूला अगर थोड़ा फील लेके आओ सीखने के लिए इसको, ठीक है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, मीटर पर सेकंड अपॉन जो भी आपका टाइम है, ठीक है। और ये तो आपको पता चल ही गया होगा, जहाँ पे जो t है और ये जो t है डिवाइड में है, बेस से में, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, मैथ्स में रूल है, ठीक है। 6 देखो, अभी एक्सपोनेंट रूल है ये। 6 में है मोमेंटम, देखो क्या होता है मोमेंटम। मोमेंटम का अगर मैं देखूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला, मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता है आपके पास मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मास का डायमेंशन कितना होता है, m होता है, और वेलोसिटी का अभी हमने किया था, कितना था, ये वाला था, देखो यहाँ पे ये कितना था, m0 l t-1। तो यहाँ पे मास तो दोनों का बेस सेम है, देखो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इस पे 1 पावर है, इस पे 0 पावर है, बेस सेम है, तो m ही आ जाएगा ना, 1 + 0 1, तो m l t-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। और इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मास kg हो गया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है ही, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा SI यूनिट वो हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड। दिस इज SI यूनिट हो जाएगा किसका, मोमेंटम का। मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इससे भी आप यूनिट बना सकते थे, फॉर्मूला पता है तो इजीली आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो ml t-1 ये हो जाएगा आपका किसका, मोमेंटम का हो जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास का m हो गया, वेलोसिटी का lt-1, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वाला, जो है फोर्स। फोर्स का अगर डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है तो ज़्यादातर तो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स से निकल के आ जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी क्वांटिटी बनती है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स और
वर्क या एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी, एनर्जी चाहे कोई भी हो आपके पास, काइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है, एनर्जी कोई भी हो, हीट हो, ठीक है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है वर्क एनर्जी में, ठीक है, फोर्स का अलग होता है। देखो अगला देखते हैं हम, फोर्स का देखते हैं, 7th नंबर है, जैसे फोर्स है। फोर्स क्या होता है, जनरली जब हम फोर्स देखते हैं तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास का अभी अभी हमने किया था, मास का क्या होता है, एम ही होता है, वो तो डायमेंशन फॉर्मूला। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी अभी हमने किया था, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, तो LT-1 और डिवाइड में जो आपके पास क्या है, टाइम एक और है, तो उसका क्या हो जाएगा, T आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का अभी अभी हमने किया था, क्या किया था, m0 LT-2, ये किया था एक्सेलरेशन का। बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो मास का कितना हो जाएगा, मास का अगर हम देखेंगे तो डायमेंशन 1 हो जाएगा, लेंथ का भी 1 है और T का -2। इसको चाहे रट लो भाई, इसको याद कर लो, चाहे कुछ भी करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है MLT-2, सबसे इम्पोर्टेंट है ये MLT-2। जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है आपका MLT-2, और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं न्यूटन को। मास का क्या होता है, kg होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसका SI यूनिट होता है, जिसको हम न्यूटन में भी लिखते हैं फोर्स का SI यूनिट, ठीक है। तो आपको न्यूटन से डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनेगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से करोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला फटाक से बन जाएगा। देखो मैं इसका यूनिट देखो, फोर्स का क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। kg आ गया तो कन्फर्म है क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मीटर हो गया तो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और पर सेकेंड स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। देख लो, मास है तो मीटर हो गया kg है, kg हो गया मास m, मीटर है तो लेंथ हो गया l, टाइम है तो क्या हो जाएगा, T स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर है इसलिए मैंने T स्क्वायर लिया है, तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो MLT-2 हो जाएगा। तो हम फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, यूनिट से भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो MLT-2 ये हो जाएगा आपका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो बहुत यूज होगा। नेक्स्ट है 8th, नेक्स्ट आपका वर्क क्या होता है। देखो वर्क जनरली क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है, फोर्स का अभी अभी हमने किया है, ऊपर क्या किया है, MLT-2। डिस्टेंस का एक और क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, डिस्टेंस तो मीटर में ही है यहाँ पे, ठीक है, L एक और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, M बेस सेम है, यहाँ पे देखो एक L है एक L है, पावर क्या हो जाएंगे ऐड, दोनों पे पावर 1 1 है, तो ML/T-2। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। 8th वाला जो है, वर्क और फोर्स दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट जो 9th है, एनर्जी पूछूं, तो एनर्जी होती क्या है, एनर्जी होती है आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क। क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क ही होता है एनर्जी। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो वर्क का है ना वही सेम होगा। तो एनर्जी चाहे आपकी कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एक ही होता है। एनर्जी जहाँ पे वर्ड आ गया, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए इसका काइनेटिक एनर्जी का निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी ही ना, ठीक है। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एक ही होता है। जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आपने सीखा होगा 1/2 mv² होता है, तो 1/2 1/2 का तो कोई डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट जो होते हैं वो क्या होता है, डायमेंशनल लेस होते हैं, इनका कोई नहीं होता है कांस्टेंट। जैसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो m का क्या हो जाएगा, मास का m हो जाएगा, और ये है वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर क्या होता है पर सेकंड, तो L अपॉन क्या होता है T, और इसका पावर क्या ले लिया मैंने, 2 ले लिया, तो कंबाइन करके लिखेंगे ml स्क्वायर T-2 हो जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी का भी सेम आ रहा है, जो आपका वर्क का है और जो
एनर्जी का है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, वहाँ से भी आप बना सकते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम ही आएगा। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डायमेंशनल फार्मूला है फोर्स का है और वर्क का है, जो यूज़ होगा आगे आने वाले डायमेंशनल फार्मूला में, ठीक है। और काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कुछ भी हो, वो सबसे मेन उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम ही होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है ml/-2, इसको तो चाहे रट लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वर्क का सेम है ml/2t-2। अमाउंट ऑफ एनर्जी या एनर्जी का भी क्या होता है, सेम ही होता है, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो। ये जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी का भी निकाल के दिखाया है, तो इनका क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला सेम ही होता है, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। जैसे अगला है आपके पास पावर्स का, देखते हैं हम पावर्स का क्या होता है। पावर क्या होता है जनरली, जब हम पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, W/T। तो वर्क का तो अभी हमने किया है, कितना किया है, ml/2 t-2 किया है। और नीचे टाइम है वो क्या है, T है। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है टाइम में और डिवाइड में है, तो पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ml/t-3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t-3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे पावर कितना है, 1 है, ऊपर पावर -2, दोनों को माइनस करेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, m-2 -1, तो क्या हो जाएगा, t-1। ये हो जाएगा आपके पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है, क्लियर। वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, और उसका W/T, और ये हो जाएगा ml/t-2, और नीचे टाइम है तो उसका हम डायमेंशनल फार्मूला पावर का निकाल लेंगे। अब देखो इसका यूनिट देखिए, यूनिट कैसे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने वर्क का देखा होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है, ऊपर देखा होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का तो आपको पता ही होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का कितना होता है, मीटर होता है, ठीक है। वहाँ से हम बता सकते हैं जो वर्क का जो या एनर्जी होगा, कोई भी होगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर जूल में भी हम इसको लिख सकते हैं, जूल क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। एनर्जी हो गया या फिर वर्क हो गया, उनका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। या फिर वैसे बनाएंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स का अभी अभी हमने सीखा था kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक डिस्टेंस और आ गई यहाँ पे मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वर्क की यूनिट हो जाएगी। एनर्जी की यूनिट भी वही होती है, ठीक है, जो होती है काइनेटिक पोटेंशियल की यूनिट भी सेम ही होती है, जूल में ही हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, मतलब ऐसा ही यूनिट है, ठीक है। पावर्स का अगर हम देखेंगे तो ध्यान से देखिए, वर्क का क्या होता है, अभी अभी हमने सीखा है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में टाइम कितना है, सेकेंड है, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड आपस में डिवाइड में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, s सेकेंड क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्यूब, या फिर इसको वोट में भी हम बोल सकते हैं, जो इसका ऐसा यूनिट है वो क्या है, वोट, W से जिसको डिनोट करते हैं, वोट, ठीक है, आपने सीखा होगा 10th क्लास में। वोट में भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऐसा यूनिट है पावर का, ठीक है। और वैसे अगर आप डिनोट करोगे, अगर मान लीजिए kg मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर में, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो आपका ये हो जाएगा। तो इससे हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हैं, kg मास मीटर स्क्वायर L स्क्वायर, और सेकंड पर सेकंड क्यूब, तो मतलब T⁻⁻3, तो इससे भी हम लोग इसका बना सकते हैं। तो फोर्स, वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है, एनर्जी चाहे कोई भी हो, काइनेटिक पोटेंशियल, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। पावर्स का भी मैंने बता दिया, वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, ml/t-2, ठीक है, इसको भी हम ऐसे करके बना सकते हैं। अगला देखते हैं, जैसे नेक्स्ट है प्रेशर का, कैसे करेंगे। जैसे प्रेशर हो गया है, नेक्स्ट 11 जो है प्रेशर क्या होता है, जैसे प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रेशर बोलते हैं। जो फॉर्मूला है फोर्स F, एरिया क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था, क्या था, ml/t-2 था, यस। और एरिया का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। तो एक L से एक L यहाँ पे कटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा m, L ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो गया, क्योंकि एक L बचा हुआ नीचे, और T-2, ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। अगर इसका यूनिट देखें तो यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है,
और नीचे जो है मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका प्रेशर का एसआई यूनिट। प्रेशर का क्या हो जाएगा एसआई यूनिट, या फिर पास्कल भी हम देख सकते हैं, पीए पास्कल भी क्या होता है प्रेशर का एसआई यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वैसे अगर देखेंगे इसको, अगर यूनिट से बनाना है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अभी मैंने बताया था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इससे भी हम इसका यूनिट बना सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर इससे आपको यूनिट से भी बनाना है तो नहीं तो आप ऐसे फोर्स पर यूनिट एरिया याद रखो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना ही है, MLT-2 एरिया L स्क्वायर, L से L कट करो और ये आपके पास क्या आ जाएगा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगला देखो, जैसे नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको बोलते हैं हम टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, इसको टॉ से डिनोट किया जाता है। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क होता है। ये सब जब आप पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे, पूरा मतलब गो थ्रू कर लेंगे, तो आपको अच्छे से सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, तब जाके आपको डायमेंशनल फार्मूला और अच्छे से आने लगेंगे। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला में प्रॉब्लम है तो पहले पूरा फार्मूला पढ़ो, उसके बाद हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। फोर्स का क्या होता है, MLT-2 होता है, इनटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का तो लेंथ ही हो गया, ठीक है। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ठीक है, L। तो ये हो जाएगा M, बेस सेम है यहाँ पे L में, दोनों में पावर ऐड कर दो तो L इंटू L क्या हो जाएगा L स्क्वायर और T⁻²। तो ML स्क्वायर T-2, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या हो जाएगा ML/T-2, जिसको हम लिख सकते हैं फोर्स का न्यूटन और इसका हो जाएगा मीटर। तो इसका SI जो यूनिट है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। किसका, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स उसका हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्टेंस, लेंथ, और उसका हम राइट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का, ठीक है। अगला देखिए, जैसे इम्पल्स है, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम होता है। फोर्स इंटू चेंजिंग, फोर्स का अभी मैंने बताया था MLT-2 होता है, टाइम का कितना हो जाएगा T हो जाएगा, बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा MLT-1 हो जाएगा, क्योंकि -2 पावर इस पे है और 1 पावर इस पे है, ऐड करेंगे -2 + 1 टाइम के साथ। अगर टाइम को कंबाइन करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा MLT-1, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स के लिए हो जाएगा, ठीक है, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे इसकी यूनिट अगर देखेंगे तो ऐसा यूनिट तो फोर्स की क्या होती है न्यूटन होती है, और टाइम की क्या होती है सेकंड होती है। तो इसकी जो SI यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन सेकंड हो जाएगी, न्यूटन सेकंड हो जाएगी इम्पल्स ऑफ ए फोर्स की, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, ठीक है। अगला देखिए, अगला है स्ट्रेस। अगला है स्ट्रेस का, देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। भाई कितने एरिया में आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का भी अभी सीखा था क्या होता है MLT-2, एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो एक L को एक L से, तो अगर इस L को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा तो पावर -1 और T-2, ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसका यूनिट देखते हैं तो फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा और एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका जो SI यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो फोर्स से, अगर आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी हैं जिसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो ML-1 T-2 ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस, ठीक है। अगला है स्ट्रेन है, जैसे तो स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन डायमेंशनल या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है।
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, ये सिर्फ फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लिखेंगे, ये सिर्फ स्ट्रेन का क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल लेंथ, या फिर इसको बोल सकते हैं चेंज इन डायमेंशनल अपॉन ओरिजिनल ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये डेल्टा एल अपॉन एल, तो एल का ये भी चेंज इन लेंथ क्या होता है, एल ही होता है, मीटर में ही उसको डिनोट करेंगे, और ओरिजिनल लेंथ भी क्या होगा, एल ही हो जाएगा। तो एल से एल कट जाएगा, देखो कुछ भी डायमेंशनल नहीं बचा। तो ये हो जाएगा, मास कितना है इसमें, कुछ नहीं है, 0, लेंथ कितना है 0, टाइम भी कितना है 0। ये हो जाएगी आपकी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, कि भाई इसका कोई भी डायमेंशनल नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि न तो मास है, न ही लेंथ है, और न ही टाइम है। ठीक है, अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट भी नहीं है उसका, नो यूनिट। क्या, क्योंकि ऊपर भी यूनिट मीटर है, नीचे भी यूनिट मीटर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है, एंड नो डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नहीं है स्ट्रेन का, क्योंकि स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ऐसा नहीं उसका डायमेंशन लिखेंगे नहीं, लिखना पड़ेगा। तो उसको हम, अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो सभी 0 डाल दो आप पावर में, क्योंकि m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 0 सब क्या होते हैं, 1 ही होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायमेंशन का मतलब होता है कि भाई लेंथ कितना यूनिट है इसके अंदर, टाइम कितना यूनिट है, तो उसका मतलब पावर। ठीक है, तो उसमें पावर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो फिर से वही आ गया, फोर्स पर यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है, इसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो फोर्स का भी अभी मैंने बताया था क्या होता है, mlt-2। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l होता है, तो l से l आपका कैंसिल आउट ही हो गया, l तो खत्म ही हो गया। तो उसको लिखेंगे कैसे, ml0 लिखेंगे जरूर, लेकिन रेज टू पावर 0 लिखेंगे, t-2। ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो न्यूटन पर मीटर इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अगला है सरफेस एनर्जी। जब आप पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे तब आपको डायमेंशन फॉर्मूला अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, ये जस्ट एक स्टार्टिंग है, तो आपको मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये फॉर्मूला, तभी आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। सरफेस एनर्जी क्या होता है, वर्क पर यूनिट एरिया, वर्क पर यूनिट एरिया, W/A, वर्क पर यूनिट क्या होता है, एरिया होता है। तो वर्क का तो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, ml/t-2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्क और फोर्स, वो लिखना ही पड़ेगा आपको। और ये हो जाएगा L², क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। क्योंकि एरिया है तो एरिया का तो L² होगा, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से L² से L² कट गया, तो L तो है नहीं, तो इसलिए L रेज टू पावर क्या लिखेंगे, 0 और t-2। ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी। और वर्क हो गया, तो वर्क का तो पता ही है क्या होता है, एसआई यूनिट जूल होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका जो एसआई यूनिट है सरफेस एनर्जी का, जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, -2 करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जूल पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा सरफेस एनर्जी का। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे एंगल का देखते हैं। एंगल आपको पता है एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क/रेडियस होता है। क्या होता है, आर्क/रेडियस। ठीक है, तो आर्क क्या हो गया, लेंथ ही हो गया, रेडियस भी आपका क्या होगा, लेंथ हो गया। तो लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका कैंसिल होके। तो इसका मतलब न तो मास है, न ही लेंथ है, और न ही टाइम है। तो m0 l0 t0,
एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, जिसका एसआई यूनिट जो एंगल का होता है रेडियन। प्लेन एंगल आपको बताया था ना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। यूनिट जो होती है इसकी एसआई यूनिट, उसको रेडियन में लिखते हैं, RAD, ठीक है, क्लियर है। अगला देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल अपॉन टाइम। क्या होता है, एंगल अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो एंगल तो अभी बताया था मैंने डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, अभी। और टाइम का क्या होता है, टी होता है। तो इसको लिखने के लिए क्या लिख देंगे, m0 L0 t-1, क्योंकि न तो मास है नहीं लेंथ है, टी है लेकिन डिवाइड में, इसलिए t-1 लिखेंगे। तो एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, और नीचे टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अगला है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, अभी मैंने बताया था क्या होता है, t-1 होता है, ऊपर ही बताया था ये यहाँ पे। और टाइम का कितना होता है, अगेन t होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m0 L0 t-2। क्या हो जाएगा, m0 L0 t-2, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट, ठीक है। अगला देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। जैसे आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम आर स्क्वायर। आर यहाँ पे डिस्टेंस है, एम है क्या है, मास है। तो इसको लिख सकते हैं मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। मास का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। डिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मतलब एल स्क्वायर हो जाएगा। और टाइम इसके अंदर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा ml² t0। ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इसका यूनिट देखेंगे तो मास का क्या होता है, kg होता है, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का SI यूनिट हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी इनटू क्या होता है, रेडियस होता है, mv/r sin थीटा होता है। क्या होता है, mv/r sin थीटा होता है एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो जाएगा मास इंटू v हो जाएगा वेलोसिटी, और इंटू रेडियस। अगर m का लिखेंगे, v का लिखेंगे, r का डायमेंशन, साइन थीटा, जितने भी t रेशियोज हैं, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। क्योंकि आप ये देखो जैसे साइन थीटा का करते हैं, तो साइन थीटा या कॉस थीटा, थीटा की अगर हम वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको। जैसे साइन हाफ होता है कितने, जैसे साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। ये जो है ना एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो ओनली हम किसका डायमेंशन लिखेंगे, मास का लिखेंगे, वेलोसिटी का लिखेंगे, मीटर पर सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा मीटर का m और सेकंड का t। और रेडियस का लिखेंगे तो रेडियस का कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, मीटर ही है, तो ml² t-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एंगुलर मोमेंटम का।
ml²T-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। अगर इसका एसआई यूनिट देखेंगे मास केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और रेडियस का क्या हो जाएगा मीटर, तो इसका जो एसआई यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसका क्या हो जाएगा एसआई यूनिट हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। अगला देखते हैं जैसे टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड का क्या होता है, टाइम ही होता है, ठीक है, टाइम तो टाइम पीरियड ही होता है, टी होता है वो तो टाइम पीरियड को, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं m0L0t, दिस इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड ही होती है, ठीक है, सेकंड होती है एसआई यूनिट। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी हो गया जैसे, तो ये क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो 1/t हो जाएगा ये। तो मास तो है ही नहीं, लेंथ भी नहीं है, ओनली t है, लेकिन -1 है, ठीक है, क्या है -1 है यहाँ पे। पर सेकंड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका एसआई यूनिट, या फिर हर्ट्ज भी बोल देते हैं इसको, HZ हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो यहाँ पे टाइम ओनली t-1 रहेगा, और मास और लेंथ तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। वैसे करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जैसे नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, एक और लिख लेते हैं, जैसे 25 है, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स और फोर्स कांस्टेंट जो है ना वो अलग अलग मतलब क्या होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। जो फोर्स कांस्टेंट है वो होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कांस्टेंट का क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है L होता है, तो L से L कटेगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml0, L नहीं है तो 0 और t माइनस, ऐसे सीक्वेंस में लिखना है, पहले m फिर L और फिर t लिखोगे आप, तो ml0t-2, और इसका यूनिट देखेंगे तो ये न्यूटन हो गया और ये मीटर हो गया, तो न्यूटन पर मीटर इसका क्या हो जाएगा एसआई यूनिट हो जाएगा किसका, फोर्स कांस्टेंट का। क्लियर है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला थे जो आज हमने पढ़े हैं। कुछ और स्टडी करते हैं, जैसे हमारे पास थर्मल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, थर्मल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन और देखते हैं। थर्मल का मतलब जैसे हीट हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, लेटेंट हीट हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, उसके डायमेंशन देखते हैं। थर्मल क्वांटिटीज़, तो जैसे थर्मल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन देखेंगे, कहाँ तक हो गया था 25, 26 देखो। हीट जो होता है ना, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। हीट क्या आता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का क्या होता है वर्क, जो वर्क होता है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, जैसे एनर्जी क्या होती है अमाउंट ऑफ वर्क ही होता है। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आपने सीखा था, क्या सीखा था ml²T-2, सेम हो जाएगा, जो वर्क का होगा, एनर्जी हीट सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, और इसका एसआई यूनिट कितना है जूल है, ठीक है। वर्क का अगर हम लिखेंगे W क्या होता है F/S होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का क्या होता है ml-T-2, और S का हो जाएगा आपका, फोर्स का हो जाएगा ml-T-2 और S का हो जाएगा L, तो देखो वही आएगा ना ml²T-2। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका, हीट एनर्जी वर्क सबका सेम ही होता है, ठीक है। अगला है स्पेसिफिक हीट है, जैसे स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्या होता है, हीट अपॉन मास इंटू टेम्परेचर, या टेम्परेचर डिफरेंस भी बोल देंगे, ठीक है। मास इंटू क्या हो जाएगा टेम्परेचर हो गया। हीट का तो अभी हमने ऊपर किया ही है, क्या है ml2T-2, डिवाइड में मास का कितना है m है, और टेम्परेचर का कितना होता है k है। टेम्परेचर को कुछ बुक थीटा से भी डिनोट करती हैं और कुछ k से भी डिनोट करते हैं, केल्विन से या फिर थीटा से भी आप कर सकते हैं, जैसे k से भी कर सकते हैं और थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास से मास तो कट गया, तो मास का डायमेंशन तो है ही नहीं, तो लिखेंगे हम m0, L का कितना है L2 है, T-2 है, और K-1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो K है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो -1। इसका अगर मैं यूनिट देखता हूँ, ऐसा यूनिट है, तो हीट का जूल हो गया, मास का kg हो गया, और टाइम का कितना हो जाएगा केल्विन हो जाएगा, K हो जाएगा केल्विन। तो ये हो जाएगा जूल पर kg
और पर केल्विन। तो ये हो जाएगा आपके पास SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है, इक्वल टू हीट अपॉन मास इनटू क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, हमारे पास ये कुछ एक और देख लेते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी और देख लेते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। जब आप हीट चैप्टर स्टडी करेंगे सब आपको पता चल जाएगा, फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर जब वो आ जाएंगे तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो ये होता है हीट इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम, ये होता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। हीट इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम होता है। अब हीट का तो अभी हमने किया था mL/T-2, डिस्टेंस का तो L हो ही जाएगा, एरिया का L स्क्वायर हो जाएगा, टेम्परेचर का क्या होता है K होता है, और टाइम का क्या होता है T होता है। तो एक L से तो यहाँ पे L कैंसिल आउट हो गया। अब लिखते हैं इसको, तो M हो जाएगा, L एक ही है, L स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऊपर L स्क्वायर ही है। नीचे टाइम का देखते हैं, बेस से में पावर क्या हो जाएंगी माइनस, नीचे पावर 1 है, ऊपर -2 डिवाइड में तो T⁻³ और K⁻⁻1। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर L स्क्वायर है ना, नीचे भी L है, एक L और रह गया, एरिया है ना L स्क्वायर और डिस्टेंस है आपका तो L स्क्वायर है। हाँ एक ही L बचेगा भाई, एक L और बचा हुआ नीचे, ये इससे कैंसिल करो, एक L से एक ही L बचेगा आपका, ठीक है, यस। ये आपका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर इसका यूनिट देखेंगे तो जूल, ये हो जाएगा आपका, डिस्टेंस क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, नीचे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, टेम्परेचर आपका केल्विन में हो जाएगा, और ये आपका टाइम की किस में, सेकंड में हो जाएगा। तो इसका अगर मैं SI यूनिट देखता हूँ तो जूल पर सेकंड पर मीटर और पर केल्विन, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी का SI यूनिट हो जाएगा, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, ये SI यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम उसका क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखिए कुछ कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा नहीं हो तो आगे जाके पढ़ोगे अभी, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, फ्लैंक्स कांस्टेंट का पढ़ेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पढ़ेंगे, या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी होती हैं, लेकिन वो डायमेंशनलेस नहीं है। कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो डायमेंशनलेस नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ देखते हैं इसका। सबसे पहले फर्स्ट जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कांस्टेंट क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये क्या होता है, μ/c/v होता है, ठीक है, क्लियर है। v वेलोसिटी है यहाँ पे मीडियम में, और c यहाँ पे जो लाइट की वेलोसिटी है वो है, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी का तो पता ही होगा क्या होता है, L/T होता है, मीटर पर सेकंड होता है दोनों का, नीचे भी L/T हो जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी है ना, तो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगी, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। तो ये जो कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, ये जो है ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो रेशियो है दोनों की वेलोसिटी का ही रेशियो है, ठीक है, इसीलिए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, और नो यूनिट कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट तो क्या होता है, F = Gm/m², ये होता है फोर्स क्या होता है, Gm/m², ठीक है। ये फॉर्मूला है किसका, फोर्स का, बिटवीन टू मासेस, ठीक है। तो G यहाँ पे जो है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो G का यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो G = यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स × r² हो जाएगा अपॉन m1 हो जाएगा। फोर्स का अभी हमने सीखा था, फोर्स का क्या होता है, mLT-2 होता है, रेडियस है उसका क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा, और मास है तो m और m हो जाएगा, ये मास का हो जाएगा। तो एक मास से एक मास कैंसिल आउट हो गया, तो एक मास नीचे बचेगा, तो m⁻² क्या होगा, -1, L क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और T-2, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का
डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 l³ t-2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। यूनिट अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, नीचे 2 बार केजी है, केजी इंटू केजी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है, नीचे केजी केजी है, ठीक है, न्यूटन, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। उसके बाद आता है आपका जैसे फ्लैंक्स कांस्टेंट आता है, थर्ड फ्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको हम h से डिनोट करते हैं, ठीक है, h से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होता है, h इंटू एफ होता है, तो h इज इक्वल टू ई अपॉन क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। h यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लैंक्स कांस्टेंट, और f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, e यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी का तो सेम ही है जो वर्क का है, ml2 t-2, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml2 t-3, क्योंकि बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे डिवाइड में, इस वजह से। तो ml2 t- क्या हो रहा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है ना, -1 होता है भाई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टाइम नहीं है, वो t-1 होता है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, t-1 होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, t-1 होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर, बेस से में पावर ऐड, तो मतलब -2 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे प्लस, माइनस ऑफ -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर -2, तो ये हो जाएगा t⁻⁻1 बनेगा ये, ठीक है। तो ये है फ्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ml स्क्वायर t-1, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, जैसे PV इज इक्वल टू K इंटू टेम्परेचर, तो यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे तो PV अपॉन क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो K यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और PV अपॉन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर T हो जाएगा। तो P क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स का क्या होता है, ml होता है, t-2 होता है, क्या होता है, ml t-2 होता है। और नीचे जो एरिया है उसका क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रेशर का m, एक L से L कट गया, L-1 और t-2, ये हो जाएगा आपका प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो प्रेशर का लिख देंगे हम यहाँ पे, कितना हो जाएगा, ml-1 t-2, और एक है V यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का तो पता ही है, L³ होता है। और टेम्परेचर का क्या होता है, K होता है। तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, m, बेस से में यहाँ पे -1 3 है, बेस से में पावर को ऐड कर दीजिए, तो -1 + 3, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। T क्या हो जाएगा, -2 है ही, और K को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो -1 लिखेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ कांस्टेंट थे जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। एक और देख लेते हैं कांस्टेंट का, से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जिसको नीटा से हम डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू नीटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो है चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा जो है जेड है वो है चेंज इन डिस्टेंस, क्या है, चेंज इन डिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर दिस इज द, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो F क्या हो जाएगा, इंटू डेल्टा जेड अपॉन क्या हो जाएगा, A इंटू डेल्टा V हो जाएगा। तो फोर्स का तो पता ही है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml t-2 है, और डेल्टा जेड चेंज इन लेंथ है तो L हो जाएगा,
नीचे एरिया है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ए एरिया यहाँ पे, और डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी तो एल टी माइनस वन हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इसलिए एल टी माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से एक एल से तो एक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दूसरे एल से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे तो एम एल यहाँ पे एक ही है, डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा। ऊपर माइनस टू है, नीचे माइनस वन है, तो बेस से में पावर को ऐड किया जाएगा तो माइनस ऑफ माइनस वन, तो t माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस वन। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो F इजिकल टू नीटा बोलते हैं इसको, a डेल्टा v अपॉन डेल्टा z, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल है, ठीक है। जब फ्लूइड वगैरह में पढ़ोगे मैकेनिक्स वगैरह उसमें सब कुछ आएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वगैरह, ठीक है। तो ऐसे करके आप एम एल टी माइनस टू एल अपॉन ऐसे करके हम डायमेंशनल फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बना सकते हैं। टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मैंने आपको बताया था, एंगल और सॉलिड एंगल वो डायमेंशनल लेस हैं। टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दैट इज, एक बताया था मैंने एंगल और एंड एक बताया था मैंने सॉलिड एंगल, ठीक है। हैव यूनिट्स हैं बट नो डायमेंशन, ध्यान रखना। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट है लेकिन उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे कुछ हीट वगैरह है, ठीक है। जैसे थर्मल क्वांटिटीज़ का तो मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, ठीक है। कुछ कांस्टेंट भी हमने ले लिए थे। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का हम डायमेंशनल फार्मूला बनाना चाहते हैं, जैसे पहला है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी होता है, और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी होता है। तो करंट इंटू क्या होता है यहाँ पे टाइम होता है, ठीक है। तो करंट ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा टाइम टी। तो आपको पता है करंट का क्या होता है, करंट का तो ए बताया था मैंने एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे लिखते हैं ए से लिखते हैं। और टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम यहाँ पे टी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो मास है नहीं, लेंथ भी नहीं है, टाइम है, और एक ए भी है जो भी एम्पियर, मतलब ठीक है एम्पियर में हम उसको यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इसलिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला में भी हम एम्पियर ही लिखते हैं, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल क्या है, पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन क्या होता है चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी बोलते हैं। तो वर्क का कितना होता है, वर्क का होता है एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज का अभी अभी हमने ऊपर ही किया था क्या होता है टी और ए होता है, मतलब टाइम इंटू क्या होता है करंट होता है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे एम एल टू, बेस से में पावर क्या हो जाएंगे माइनस, तो टी रेज टू पावर माइनस थ्री हो जाएगा और ए रेज टू पावर माइनस। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर किसके लिए है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा पोटेंशियल के लिए, और इसका जो एसआई यूनिट है वो है वोल्ट, पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट का एसआई यूनिट वोल्ट है। और इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है कूलम होता है, क्या होता है कूलम होता है, जिसको सी से डिनोट किया जाता है कूलम, कूलम होता है, ठीक है, सी से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिनोट किया जाता है वोल्ट से डिनोट, ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है, ठीक है। अगला है जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, आई फ्रॉम ओम्स लॉ। तो R इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आई होता है, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या होता है V इज अपॉन आई होता है। तो V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, और I क्या होता है करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अभी ऊपर ही किया था, डायमेंशन क्या होता है एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, और I करंट होता है A, तो A फिर से ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A माइनस टू। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका करंट है ना I करंट, यस। तो रेजिस्टेंस का आपके पास करंट A है, करेक्ट है, और माइनस थ्री
यस, ml2t-3 और a-2, ठीक है। ओम इसका ऐसा यूनिट होता है, ओम बोलते हैं, ऐसे सिंबल होता है ओम, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कैपेसिटेंस का, देखते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस का क्या होता है, तो कैपेसिटेंस को पहले लिखते कैसे हैं वो देखो, फॉर्मूला क्या होता है। कैपेसिटेंस Q इजिकल टू क्या होता है, CV होता है, और C इजिकल टू क्या होता है, Q/V, ठीक है। क्लियर है। Q क्या होता है, चार्ज होता है, V आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे कैपेसिटेंस इजिकल टू क्या है, चार्ज अपॉन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज का तो अभी अभी बताया था, चार्ज क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, अभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था, TA होता है, ये चार्ज का होता है। चार्ज इजिकल टू क्या होता है, I इजिकल टू क्या होता है, Q/T होता है, Q इजिकल टू I इंटू T होता है। I फॉर एम्पियर और हो गया उसका डायमेंशन, और T का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला T का हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का अभी अभी हमने किया था, कितना था पोटेंशियल डिफरेंस का इससे पहले, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो था वो था ml² t-3 और a-1, ये था पोटेंशियल का, ठीक है। क्लियर। अब इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे इसको, अगर मान लो इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से m तो 0 हो जाएगा, ऊपर जाके एक टाइम में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा कैपेसिटेंस का, तो m 0 नहीं होगा भाई, -1 होगा, क्योंकि ये एक ही m है यहाँ पे, ठीक है। l -2 हो जाएगा, और t आपका 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 पावर है t की, और यहाँ पे 1 पावर है, तो 1 -3 t⁻⁴ पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो t⁻⁴ क्या बनेगा यहाँ पे 4, और a ऊपर वही है और नीचे -1, तो a क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स लगाएंगे तो वहाँ से आपका सोल्व हो जाएगा ये वाला, मतलब जो भी फैराड क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है, फैराड बोलते हैं उसको। क्लियर। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो, कंडक्टेंस बना सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो आएगा उसका उल्टा कर देना, ठीक है, वो भी आपका एक डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 12th में भी बहुत सारी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसका हम डायमेंशन बना सकते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस बना सकते हैं, इंडक्टेंस बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बहुत सारे मतलब डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन 11th के ज़्यादातर डायमेंशनल फार्मूला आपको यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो इन डायमेंशनल फार्मूला को रिवाइज़ करो, ठीक। कोई भी ऐसे मतलब डाउट रहता है तो फिर आप क्या करो, पहले मतलब इससे पहले वाला जैसे बेसिक लेक्चर है डायमेंशन का वो देखो, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन है कि डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला कैसे राइट किया जाता है, सबसे पहले आपको यूनिट पता होनी चाहिए, यूनिट है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर यूनिट अगर आपको पता है ना तो डायमेंशनल फार्मूला आप इजीली बना सकते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं पता है तो भाई नहीं बना सकते हो आप, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है 11th और जेई के हिसाब से, ठीक है। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी अगर आप देते हैं तो उसमें भी डायमेंशनल फार्मूला पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। बाकी अगली क्लास में करेंगे इस डायमेंशन फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इतना ही इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तब तक बाय बाय।